हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 10 के बारे में। इसका नाम है घर सहयोग संघर्ष की इकाई के रूप में। जो आपका घर होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो फिर बेसिकली यहाँ पे इंडियंस जो फैमिलीज़ होती हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि घर में देखो, यहाँ पे डिवाइडेशन है एक तरीके का। इंडिया में था पहले, अब ख़त्म हो गया धीरे धीरे करके। पहले क्या था इंडिया में कि जो महिलाएं थी वो सिर्फ घर का काम करती थी, ठीक है। और जो पुरुष थे वो घर का और बाहर का दोनों का काम कर सकते थे अपनी मर्जी से। मोस्टली ये देखते थे कि जो पुरुष है वो बाहर का ही काम करता है, घर पे कुछ नहीं करता। तो ये एक तरीके से इसको कुछ लोग मैनेजमेंट कहते हैं, कुछ लोग भेदभाव कहते हैं, है ना। लिंग के आधार पे कि महिला है तो वो मतलब घर का काम करेगी, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। तो इस तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। इसी को आज हम समझेंगे कि भाई ये जो सहयोग और संघर्ष है ये कैसा है। देखो, सहयोग क्या है एक तरीके से। सहयोग ये कैसा मानते हैं, आज के ज़माने में सहयोग का मतलब होता है कि जो महिला है ज़रूरी नहीं है कि वो घर का काम ही करे, क्या पता वो बाहर का काम करे, और जो पुरुष है वो घर का काम करे, है ना। तो ये भी देखा गया है बहुत फैमिलीज़ में कि जो पुरुष है वो घर का काम करते हैं, तो इसको लोग सहयोग कहते हैं। अगर वही महिला घर का काम कर रही है ना, और पुरुष बाहर जाके काम कर रहा है तो उसको भेदभाव बोलते हैं। लैंगिक आधार पे भेदभाव, यानी कि जेंडर के आधार पे भेदभाव। तो इसको सहयोग यानी कि आपस में मिलकर काम करना। कि जब जैसे कि कोई पुरुष है, ठीक है, महिला और पुरुष साथ में रहते हैं, उनकी शादी हो गई है, तो क्या पता कभी पुरुष की छुट्टी हो कोई उस दिन, और वो महिला को रेस्ट देने के लिए वो बोले कि मैं काम करता हूँ, आप बैठ जाइए। तो वो क्या है, एक सहयोग का काम हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, कि वो जो पुरुष है उस महिला की हेल्प कर रहा है। या बीच बीच में कोई भी जैसे काम है, या पुरुष को अगर खाना बनाना आता है तो वो महिला की हेल्प कर सकता है, या सब्जी काट सकता है। जैसे खाना बनाते हैं तो उसमें वो सब्जी काट सकता है। और बहुत सारे काम ऐसे जैसे कि बच्चों को संभालना, तो महिला की जगह पुरुष संभाल सकता है बच्चों को। तो ये सहयोग कह सकते हैं। संघर्ष कहाँ पे आता है, जब आप देखते हो कि भाई सिर्फ कुछ फैमिलीज ऐसी होती है, वहाँ पे एक एक प्रतिबंध सा होता है कि सिर्फ महिलाएं ही हैं जो कि घर का काम करेंगी, पुरुष बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएगा, है ना। ना ही तो बच्चों को देखेगा, ना ही तो कुछ और काम करेगा। अगर उसको आता भी है तो वो तब भी नहीं करेगा। तो ये संघर्ष एक तरीके से आता है हमारे बीच में। तो ये जो जेंडर इक्वलिटी है या अनइक्वलिटी है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वैसे तो, अगर देखा जाए तो, पर शायद एग्ज़ाम में इससे डायरेक्ट सवाल ना बने। पर हाँ, यहाँ पे आपको ये जो महिलाएं हैं उनकी कंडीशंस के बारे में पता चलेगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका रहेगा कि महिलाओं के साथ कैसे कैसे भेदभाव होता है लिंग के आधार पे, या सहयोग कैसे कर सकते हैं हम, है ना। अगर आप पुरुष हो तो आप क्या लिखोगे उसके उसके लिए कि आप पुरुष के होने के नाते आप महिला की हेल्प कर सकते हो ना। जैसे कि अगर बेबी हो जाता है तो उसको संभालना पुरुष संभाल सकता है, महिला बाकी के काम कर सकती है। या फिर वो बोले कि आप बैठो मैं करता हूँ, पुरुष के आधार पे कि भाई मैं खाना बना देता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से पुरुषों को आता है खाना बनाना, ठीक है। मेरे फादर बनाते हैं, मम्मी कुछ नहीं करती घर में, ठीक है। हाँ, मतलब घर में हमारे ऐसे ही होता है, कभी मैं बनाता हूँ खाना, कभी पापा बनाते हैं, कभी सिस्टर बना देती है, मम्मी बहुत ही कम बनाती है, कभी कभी बनाती है। उनको हम रेस्ट देते हैं हमेशा, क्योंकि बचपन से उन्होंने हमें पाला है ना, सब कुछ देखा है। तो इसलिए आज हम सोचते हैं कि उनको रेस्ट दिया जाए। अब हम करते हैं काम, क्योंकि हम बड़े हो गए हैं अब हम, है ना। ये आपका भी कर्तव्य बनता है। अगर आप मम्मी आपकी है, अकेली है, काम कोई नहीं करता, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको आता है सीखिए, नहीं आता तो पर करिए, हेल्प करिए। नाभिकीय परिवार, ये बेसिकली क्या होता है, नाभिकीय परिवार मतलब सिंगल फैमिलीज होती है, ठीक है। ये शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है सिंगल फैमिली, यानी कि जो एकल परिवार होते हैं उसी को कहते हैं सिंगल फैमिली। इसमें कुछ खास नहीं लिखा है, बस थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं क्या है। देसाई एक व्यक्ति है, और शाह, ठीक है, एक अन्य व्यक्ति है, ने हमें दिखाया कि भारत की जनगणना ने घर के सांख्यिकीय आकार के आधार पर घरेलू डेटा का विश्लेषण किया, और यह निष्कर्ष निकाला कि भारत में संयुक्त परिवारों का स्थान नाभिकीय परिवार ले रहे हैं। यानी कि जो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी पहले, अब वो सिंगल फैमिलीज में कन्वर्ट हो जा रही हैं, ठीक है। अलग अलग जो सेपरेट हम रह रहे हैं, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल फैमिली। उसके अलावा कुछ इसी प्रकार नारीवादियों, विशेषकर नारीवादी अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक सिद्धांत में परंपरागत मान्यताओं को ये चुनौती दी है कि घर के सभी सदस्य आर्थिक विश्लेषण के उद्देश्य से समान होते हैं। हम देख चुके हैं कि मार्क्सवादियों की भांति मार्क्सवादी और तर्कवादी नारीवादियों ने परिवार को
शोषणकारी और दमनकारी संस्थाओं के रूप में देखा, जो बदले में पूंजीवादी ढांचे द्वारा शोषण का शिकार थी। देखो, पूंजीवादी शोषण एक शब्द यहाँ पे आया है। तो देखो बेसिकली यहाँ पे बात क्या कर रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आसान शब्दों में। बेसिकली आपने एक शब्द पढ़ा हुआ है यहाँ पे, नारीवादी अर्थशास्त्री, ठीक है, इकोनॉमिस्ट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो हम बेसिकली जो पूरा चैप्टर है ना, ये जो बेस है, इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको अभी, ठीक है, ये इंट्रो है। अभी आप टेंशन मत लेना कि समझ में नहीं आ रहा है। बेसिकली इसमें ये बता रहे हैं कि हम बात क्या करने वाले हैं। हम बात करने वाले नारीवादियों के बारे में, ठीक है। नारीवादी भी समाजशास्त्री नहीं, नारीवादी अर्थशास्त्री, ठीक है, यानी कि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो महिलाओं की जो कंडीशन है आर्थिक रूप से, उसको लेके ये बात करते हैं, चिंतन करते हैं, ठीक है, थिंकर्स होते हैं बेसिकली। और ये बताते हैं कि जो फैमिली है, जैसे कि इंडियंस में आप देखते हो स्पेशली कि जो महिलाएं हैं उनको काम करने का अधिकार नहीं होता है, जिसकी वजह से उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा बेकार होती है। वो कुछ भी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी परचेज़ नहीं कर सकती, ठीक है, और मतलब उनके पास पैसा नहीं होता है। वो तो एक अलग बात है। इंडिया में क्या होता है, अब आप देखते हो, आपकी फैमिली में भी होता होगा कि भाई जो फीमेल होती है, जो माँ होती है घर में, वो सारा पैसे का जो लेन देन होती है वो रखती हैं। बहुत ही कम घरों में देखा जाता है कि जो फादर हैं वो करते हैं काम। वो फादर होता है, उनका काम होता है बाहर जाके काम करना, जो पैसा आया लाके मम्मी के हाथ में देना। वो मम्मी होती है, सब कुछ करती है घर में। फिर ये भी लेके अगर कुछ परचेस करना था तो वो बोलती है कि यार ये ले ले या ना ले, ठीक है, डिस्कस होता है फैमिली में। या कुछ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो मंगवानी होती है उसके लिए, जैसे कि राशन होता है, वो तो चाहिए ही चाहिए हर महीने, तो वो भरवाना, ठीक है। और काफ़ी सारे जैसे कि अप्लाइंसेस खरीदते हैं हम, फ्रिज, टीवी वगैरह, एसी, तो ज़रूरत पड़ती है तब खरीदते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ वो लीव करे जाता है, सेविंग्स की जाती है उसके बदले में, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, इंडियन फैमिली में जो अभी का दौर है वो तो अलग है। ये काफ़ी पहले की स्टडी है, ठीक है, बहुत पुरानी स्टडी है ये, लाइक 1964 और 73 के आसपास में स्टडी की गई है, उसमें आप देखते हो, ठीक है। ये मतलब एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि तब तक की स्टडी है ये। अभी हम अगर हम बात करें 2001 से लेके उसके बाद का जो समय था, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरी है। आप बड़े बड़े पदों पे महिलाओं को देखते हो, ठीक है, आईएएस, आईपीएस और डीएसपी वगैरह, बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि अच्छे पदों पे बैठी हुई हैं। और घरों में भी आप देखते हो कि उनकी कंडीशन बहुत अच्छी है आज। हाँ, कुछ कुछ घरों में है जिनका बहुत ज़्यादा मतलब गलत तरीके से व्यवहार होता है फीमेल्स के साथ में अभी भी, पर फिर भी ठीक है, ठीक है, पहले से बहुत ज़्यादा सुधार है। तो ये नारीवादी बेसिकली जो अर्थशास्त्री होते हैं, ये आपको बताते हैं कि फैमिली में जो महिलाएं हैं उनकी जो कंडीशंस है आर्थिक रूप से देखा जाए तो बहुत वीक है। तो उसके लिए ही सुझाव देने की बात करते हैं कि भाई महिलाओं को भी काम करना चाहिए, है ना, आप बाहर जाके काम करना चाहिए, ये करना चाहिए, उनको जॉब करनी चाहिए। और घर का ज़रूरी नहीं कि वो अगर बच्चे पैदा करती है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो घर में ही रहेंगी, है ना, उनको बाहर भी जाना चाहिए, बाहर जाके काम करने का हक देना चाहिए, वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा है। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो बड़ी हो सकती है, अभी बता रहा हूँ, तो कोशिश करना कि आप देख लो पूरी, क्योंकि समझ में नहीं आएगी अगर आप पूरी नहीं देखोगे तो, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप नहीं चाहते हो फिर भी तो आपकी मर्ज़ी है बाकी। उसके बाद लेकिन तर्कवादी नारीवादी से भिन्न उदारवादी और समाजवादी नारीवादी ऐसा नहीं सोचते थे कि परिवार परिहार्य और ये कि प्रजनन कार्य अपने हाथ में लेकर प्रौद्योगिकी नारी की मुख्य कर सकती है। उनके लिए परिवार पितृवंश की मुख्य संस्था था। बेसिकली ये वही सेम जो मैं आपको बताया अभी वही कह रहे हैं कि जो नारीवादी जो विचारधारा वाले लोग जो हैं, जो नारियों के बारे में सोचते हैं, ठीक है, ये इनका मानना क्या है, ये कह रहे हैं इसका उससे उल्टा कि भाई घरों में ना काम करना चाहिए पुरुषों को, ठीक है, यानी कि जो काम है, जो घर संभालने का काम है, पुरुषों को भी करना चाहिए बराबर, और महिलाओं को भी उनको बाहर जाने की परमिशन देनी चाहिए ताकि वो काम कर सके और अपने घर में जो भी कंडीशन है, जो आर्थिक रूप से जो हम पिछड़े हुए हैं, उसको आगे बढ़ा सके। ये बेसिकली रीज़न बता रहे हैं कि जो हमारा इंडिया है वो पिछड़ा हुआ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे महिलाएं काम नहीं करती हैं। यहाँ पे लगभग 10% या 20% महिलाएं काम करती हैं। बाकी जितनी भी महिलाएं हैं वो होम घर में काम करती हैं, ठीक है, होम मेड वाला जो काम है वो करती हैं। नारीवादी विचारधारा में परिवार विवाद का विषय रहा है। समाजवादी नारीवादी ये सोचते थे कि परिवार और प्रजनन ने नारी को दबाए रखा। उनका उद्देश्य नारी को सार्वजनिक क्षेत्र में लाना, पुरुषों की भांति घर के भीतर और बाहर के क्षेत्र में समान बनाना था। बेसिकली वही सब चीज़ें कि जो नारीवादी सोच वाले लोग हैं, बेसिकली देखो ये है कौन नारीवादी विचारधारा वाले, ये कुछ लोग होते हैं, ठीक है। नारीवादी मतलब नारी,
वो जो नारी के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में विचार करते हैं, वो सोच चाहते हैं कि नारी भी जो है इंडिपेंडेंट रहे और वो भी एम्पावरमेंट है करे, और जहाँ वो करे, जहाँ मतलब जो जो उसका मन करता है वो काम करे। जो ये नारीवादी विचारधारा सोच वाले लोग होते हैं जो कि ऐसा सोचते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि जो पुरुष है, जैसे ही वो बाहर जाके काम करता है, अंदर भी करता है, घर में भी, तो वैसे ही महिला को भी करना चाहिए। ठीक है, बराबर की जो है हिस्सेदारी होनी चाहिए फैमिली में, क्योंकि फैमिली दोनों से चलती है, महिला और पुरुष। ठीक है, तो ये इनका मानना है कि वो महिलाओं को भी बराबर अधिकार दे कुछ भी करने का। परिवार में महिलाओं की प्रजनन और माँ की भूमिकाएं उन्हें सहजता से सार्वजनिक और निजी विभाजन की अनुमति नहीं देती जब नागरिकता अधिकार दांव पर लगे हो। आज के उदारवादी नारीवादियों की भांति ये बेसिकली एक महिला है। ठीक है, वॉलस्टोन क्राफ्ट लिंग निरपेक्ष अधिकारों पर महिलाओं के लिए नागरिकता चाहती थी, और साथ ही उस ढांचे के अंतर्गत उनके विशिष्ट गुणों भूमिकाओं विशेषकर मातृत्व को पहचानना चाहती थी, जिसमें महिलाओं की पुरुष जैसी बनने के बाद ही पूर्ण नागरिक बनने की अनुमति थी। बेसिकली ये क्या है, ये एक अपना विचार रख रही है जिसमें कि ये बोल रही है कि जैसे पुरुष होते हैं ना, उनको भी वो नागरिक है देश के, तो महिलाओं का जो है घर में ही रहता है, वो सिर्फ घर की नागरिक है। तो अगर वो काम करेगी बाहर जाके, ठीक है, जॉब करेगी, तो वो भी एक जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी अपने देश की अर्थव्यवस्था को ग्रो करने में। तो ऐसा इनका मानना है। ठीक है, उसके बाद घर का सामाजिक आर्थिक गति विज्ञान कैसा शब्द है। लिंग आधारित विश्लेषण को पर्याय अनावश्यक रूप से विभाजन के रूप में देखा जाता था। लिंग आधारित विश्लेषण को, ठीक है, यानी कि क्या था, पहले जब कोई भी रिसर्च होती थी ना, तो वो बेसिकली पुरुषों पे होती थी। अगर महिलाओं के बारे में उनको करनी है ना, तो वो तब भी पुरुषों से ही बात करते थे। ठीक है, उनके जो हस्बैंड है उनसे जाके बात करते थे, जो तो कि उससे क्या प्रॉब्लम थी कि जो हस्बैंड है वो कभी भी सही चीज़ नहीं बता रहा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ जो है उसमें मिर्च मसाले लगा के एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा होगा कि नहीं, हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता है, हमारे घर में तो हम पूरे छोड़ देते हैं अपने घर की महिलाओं को, जो कि शायद हमेशा सही ना होता हो। तो ये इस आधार पे होता था। देखो यहाँ पे क्या है ना, अगर जिससे हमें जिसके बारे में हमें जानकारी लेनी है, अगर हम उससे डायरेक्ट जाके बात करते हैं तो ठीक रहता है ना। एक परफेक्ट आंसर मिल पाता है कि वो उनकी कंडीशन है कैसी। तो इसमें जो है पुरुष इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, कुछ भी इंटरव्यू हो रहा था तो उन्हीं के साथ होता था। ठीक है, महिलाओं के बारे में भी हो रहा है तो उनसे पूछ रहे जाके, तो ये दिक्कत थी। उसके बाद आर्थिक विकास के अध्ययन में बहुत सारे लेखकों ने संपूर्ण परिवारों के अभाव को कष्ट का अध्ययन करने, उनका हल खोजने का उपयुक्त केंद्र बनाने में जोर दिया, और इस प्रकार घरों को या घरों की वर्ण संरचना में और किसी विशिष्ट विन्यास में गरीबी समृद्धि के विश्लेषण के लिए आर्थिक स्तरों में रखा। छोड़ो इसे, अब यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या है। ये अब सर्वविद है कि पुरुषों की तुलना में घर के भीतर और बाहर दोनों जगह महिलाओं की स्थिति कम है। यहाँ तक कि महिलाएं प्रधान घरों में भी महिलाएं आर्थिक संदर्भ में परेशानी का सामना करती है। गरीब घरों में महिला प्रधान घरों की अधिकता है। गरीबी का नागरिकरण गरीबी के लैंगिक आयाम के बारे में बताता है। तो बेसिकली ये वही बोल रहे हैं कि जो लैंगिक भेदभाव है, इससे हमें किसी भी देश की या किसी भी समाज की जो गरीबी है उसका पता चलता है। जिस देश में या जिस क्षेत्र में महिलाएं काम नहीं करती है, वो देश गरीब रहता है, उसमें आप तरक्की नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये एक मतलब रिसर्च होती है, उसके बाद निकल के आता है, मैंने नहीं बोला, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, और ये शायद सही भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि मार्क्सवादियों ने परिवार की स्वार्थी और व्यक्तिपरक संस्था के रूप में आलोचना की, किंतु इसके विपरीत प्रमाण मौजूद है जहां परिवार में स्नेह देखभाल। तो बेसिकली जो मार्क्सवादी लोग हैं ये परिवार को एक परिवार की बेसिकली आलोचना करते हैं कि यार फैमिली अच्छी चीज़ नहीं होती है। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर हम देखें तो फैमिली बहुत ज़रूरी भी होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्यार मिलता है। ठीक है, अपने से बड़ों का देखभाल करते हैं वो आपके, अगर आप बाहर जाते हो कभी तो वो पूछते हैं कहाँ जा रहा है, कितनी देर में आएगा, है ना। नॉर्मली हमारे घर में तो ये होता है ना। तो वो प्रेम जो है आपको मिलता है फैमिली से। फैमिली इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, त्याग निस्वार्थता होती है उसमें, क्योंकि आपके लिए आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चीज़ें त्यागते हैं, अपना जो आराम होता है उसको त्याग देते हैं आपकी देखभाल के लिए, आपके लिए अच्छा सोचते हैं,
आपकी एजुकेशन के लिए, तो वो उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर और होती हैं, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं हुआ है पर हम खुद भी सोच सकते हैं, ठीक है, हमारे पास भी एक दिमाग है जो हमें गॉड ने दिया है। उसके बाद इस संदर्भ में हम सैन द्वारा बनाई गई परिवार के विषय में 3 प्रकार की मान्यताओं को देखते हैं। पहली है एकजुट परिवार, यानी कि घर वाली जो मान्यता होती है, ये होती है फैमिली के अंदर। इसमें क्या होता है, परिवार को ऐसी इकाई के रूप में देखता है जो आय, व्यवसाय, वितरण, आवंटन के बारे में निर्णय अपने सदस्यों के बीच अन्य व्यय शीर्षों में लेता है। बेसिकली ये भी तो होता है ना फैमिली में। देखो, फैमिली में एक व्यक्ति कमाता है, एग्जाम्पल के रूप में मान लो कि आपके फादर हैं, वो कमाते हैं, तो उसके बाद वो उनको सैलरी जब मिलती है तो वो लाके अपनी फैमिली में सबसे पहले किसको देंगे, मम्मी को। तो मम्मी जो है सारे डिसीजन लेती है कि क्या करना है, क्या लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है। या फिर क्या होता है, कभी कभी वो पूछती है कि यार ये चीज़ें, ये सामान ख़त्म हो गया है, या फिर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यानी कि फ्रिज ख़राब हो गया है, तो वो गर्मी आ रही है तो फ्रिज की ज़रूरत है, तो वो बोलेगी, घर में डिसीजन लेगी या बात करेगी बच्चों से, अपने अपने हस्बैंड से कि ये लेना है, क्या ले या ना ले अभी। तो ये क्या है, ऐसा ये एकजुट होता है परिवार में, यानी सब मिलके बात करते हैं। फाइनेंशियली जो भी चीज़ें होती है उसके बारे में, या जो कोई घर में व्यक्ति बीमार है या कोई और प्रॉब्लम है, तो वो सभी डिसीजन जो है हम साथ में बैठ के लेते हैं कि क्या करना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो ये एकजुटता होती है परिवार में। ये कौन बोल रहा है, ये सैन बोल रहे हैं, ठीक है, ये आप इनको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आप इनका इस्तेमाल आप फैक्ट के रूप में कर सकते हैं एग्जाम्स में, जब लिखते हो ना तो इनका बीच बीच में आप लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सवाल भी बन सकता है इनसे कि सैन द्वारा बताए गए परिवार के बारे में जो 3 प्रकार हैं, जो मान्यताएं हैं, वो आप बताइए। ठीक है, तो आप बता सकते हैं आराम से। एकजुटता हो गई पहला पहला पॉइंट। दूसरा होता है अति व्यापारी परिवार, ठीक है। इसमें क्या होता है, बैंकर परिवार को आर्थिक दृष्टि से देखता है, जहां घर का प्रत्येक सदस्य प्रतिदिन व्यवहार के अतिरिक्त विवाह, बच्चे पैदा करने जैसे गतिविधियों द्वारा व्यक्तिगत लाभों को अधिकाधिक करना चाहता है। तो बेसिकली अति व्यापारी परिवार होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फैमिली होती है, शादी होती है, ठीक है, शादी के बाद फिर बच्चे होते हैं, तो ये क्या हो गया, प्रजनन हो गया। इससे क्या है, जो बच्चे पैदा होंगे आने वाले, फिर वो भी जो है उस देश की, उस घर की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने में काम करते हैं। तो ये अति व्यापारी परिवार होते हैं, ठीक है। और फिर इसके अलावा एक और यहाँ पे दिया हुआ है, तीसरा फैक्ट है आपका, जो सैन द्वारा बताए गए हैं। तीसरा है निरंकुश परिवार, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये अभिगम मानता है कि परिवार का निरंकुश मुखिया सभी निर्णय लेता है और अन्य लोग केवल उनका पालन करते हैं। तो इसमें क्या है, एक निरंकुशता दिखाई देती है आपको, यानी कि एक व्यक्ति है घर में जो कि सारे डिसीजन ले रहा है, किसी और को बोलने की परमिशन नहीं है वहाँ पे, सिर्फ वो ही लेगा और आपको सिर्फ उसका फॉलो करना पड़ेगा फैमिली में, ठीक है। जो भी वो बोल रहे हैं, जैसे कि मम्मी पापा होते हैं, तो वो जो भी बोलते हैं उनका हमें फॉलो करना पड़ता है। वो बोलते हैं कि भाई इस महीने खर्चा नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है, ये जो फालतू की चीज़ें हैं वो परचेज नहीं करेंगे, कतई भी नहीं करेंगे। तो वो क्या है, उनका हम पालन करते हैं, वो निरंकुशता होती है, ठीक है। ऐसा हम इसके लिए एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया सैन द्वारा बताए गए 3 जो एक न्याय के एक तरीके से विषय हैं उसके बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं भारत के बड़े भागों में पितृवंशागत नेता नातेदारी के प्रधान के चलते पुत्र को प्राथमिकता और पुत्रियों को अमूल्य का यह मुख्य कारण है कि समकालीन भारतीय परिवार की महत्वपूर्ण विशेषता है। बेसिकली आप देखते हो इंडियंस में अभी तो नहीं होता है, पहले होता था बहुत ज़्यादा, कुछ कुछ क्षेत्रों में शायद अभी भी होता होगा कि वहाँ पे पुत्रों को ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको ज़्यादा जो है सम्मान मिलता है घर में, महिलाओं को नहीं मिलता। या जो लड़की होती है उनके घर में, बेटी होती है, उनको इतना सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा मानना है कि वो बाहर दूसरे घर में जाएगी और उसके लिए दहेज लाना पड़ेगा, वो बहुत सारी चीज़ें। और जो लड़का है उसके लिए ऐसी धारणा होती है कि वो कमा के लाएगा, ठीक है, अपने अपनी जो वंश है उसको आगे बढ़ाएगा, ये सारी चीज़ें रहती हैं। वो भी पुरुषों को भी, या जो लड़के होते हैं, ठीक है, बॉयज़ होते हैं, उनको भी इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनसे उनको लाभ दिखता है ना, कि भाई वो आगे जाके हमारी देखभाल करेगा, इसलिए बस, और कुछ रीज़न नहीं होता है, या फिर वंश आगे बढ़ाएगा, ये रीज़न होता है। विकासशील देशों में महिलाओं और पुरुषों के जीवन दर में भी अव्यवस्थित अंतर पाए जाते हैं, ठीक है। विकासशील देश कौन से होते हैं, जैसे कि भारत है, चाइना, ये विकासशील देश है। यहाँ पे आप जो है इसमें भी आप जनसंख्या के आधार पर भी आप देखते हो कि जो महिलाएं हैं वो कम है, पुरुष ज़्यादा होते हैं, है ना। इंडिया में आप देखते हो कि 1000 पुरुषों पे लगभग 950 महिलाएं हैं, है ना। ये पुराना आंकड़ा हो सकता है, नया आप देख लेना।
और जहाँ तक अगर आप देखो अमेरिका के जैसे देशों में, तो वहाँ पे 1000 पुरुषों पे 1020 महिलाएं आपको देखने को मिलती है, यानी कि 20 महिला एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। जितने वहाँ पे पुरुष नहीं है, उससे ज़्यादा महिलाएं वहाँ पे आपको मिलती है। तो ये भी एक जो है प्रॉब्लम है विकासशील देशों में, इंडिया के जैसे देशों में। उसके बाद उसके द्वारा प्रस्तुत डेटा दर्शाता है कि अध्ययन ने घरों के व्यक्तियों के स्तर पर घर के पोषण के कुल स्तरों के पर्याप्त होने के बावजूद उनका पोषण स्तर कम था, और उसके अतिरिक्त घरों के अंतर्गत महिलाओं की तुलना में पुरुषों को भोजन अधिक मिलता है। ये भी एक दिक्कत है ना, कि भाई जो लड़कियां होती है उनको जो खाना है वो कम खाने के लिए बोलते हैं कि आप कम खाओ, मोटे हो जाओगे, है ना। और जो लड़के होते हैं उनको वो ज़्यादा खिलाते हैं तंदुरुस्ती के लिए। इस प्रकार के भेदभाव को निश्चय ही लिंग भेद का सामाजिक और सांस्कृतिक रूप के संदर्भ में समझा गया है। तो ये भी एक तरीके से भेदभाव है कि भाई एक एक को तो तुम ऐसे ट्रीट कर रहे हो, और दूसरे को हम उस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि यार तू ज़्यादा खा, तू तू लड़का है ना। और लड़कियों को हम कम खिलाते हैं। तो ये भी है। बहुत सारे समाजों में घर के बाहर और भीतर महिलाओं की व्यवस्थित रूप से हीन स्थिति वि, विकासात्मक विश्लेषण में लिंग को अपने आप में एक शक्ति मानने की आवश्यकता की ओर इशारा करती है। महिला प्रधान घरों में महिलाओं की आर्थिक परेशानी, महिलाओं के जीवन में अभाव और परिवार की गरीबी दोनों से जुड़ी समस्या है। इसके अलावा एक ही परिवार की स्त्री और पुरुष की मानसिकता भिन्न हो सकती है। इससे पर गरीब घरों में महिलाओं की स्थिति विशेष रूप से अनिश्चित ही होती है। लिंग को ध्यान में ना रखते हुए परिवार की गरीबी पर ध्यान देना देना कारण और प्रभाव प्रभाव दोनों की दृष्टि से भ्रामक हो सकता है। तो बेसिकली ये जो इसका कंक्लूजन निकलता है वो यही निकलता है। कुछ फैमिलीज़ में आप देखते हो कि जो फीमेल्स होती हैं उनका जो रोल होता है वो डिसीजन पूरा नहीं होता है कि भाई वो क्या करेंगे, घर में रहेंगी या वो बाहर काम करेगी। तो वो दोनों काम करती है, घर का भी काम करती है और बाहर जाके भी काम करती है ना। कुछ फैमिली जो बहुत ज़्यादा गरीब होती है उसमें फैमिलीज़ में महिलाएं ऐसे रहती हैं, तो वो किसी और घर में काम कर सकती हैं, करती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, है ना। ये इसके बारे में बात कर रहा है। और फिर आगे चलते हैं। इसमें क्या है, योग्यता है, कुशलता और मध्य और बोध। बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो सैन है वो बता रहे हैं इसके बारे में। ये घरेलू प्रबंधन के व्यापक विवादों सहयोग के अस्तित्व को समझने के लिए घर की अर्थव्यवस्था के विभिन्न सिद्धांतों को देखता है। जैसे घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, पारिवारिक आवंटन, समतुल्य माप और मानक मॉडल, किंतु इनका भी सूचनात्मक आधार अपर्याप्त होता है और लाभ योगदान के प्रभाव की अपेक्षा करता है। तो बेसिकली कोई भी कंट्रीज़ में ये आपको देखने को मिलेगा कि अगर कंट्री के अंदर जो जीडीपी है यानी कि जो उत्पाद है वो कम है और जो लोग हैं वो ज़्यादा है, तो ये डिसबैलेंस का जो है एक आपको देखने को मिलता है ना। इसमें क्या है, देखो घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी, ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको जो बता दी, जीडीपी। और परिवार जो आवंटन है मतलब सैलरी, लोग कितना कमाते हैं फैमिली में और कितना उसको वेस्ट कर देते हैं, कितना सेल करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ समतुल्य यानी कि बैलेंस। इसका जो मानक मॉडल है इसका मुझे नहीं पता है, ये कुछ अलग शब्द आया है यहाँ पे, ठीक है। ये आप सर्च कर लेना इंटरनेट पे, आपको मिल जाए तो। मैं देखो आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है इसके अंदर। ये बेसिकली घर का जो मैनेजमेंट होता है उसके बारे में बात कर रहा है। घर में हम जितना हमारे फादर कमाते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी उन्होंने सर्विसेज दी अपनी जीडीपी में, यानी कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे कि फैमिली में बिजनेस करते हैं तो वो काम किया, उसके बाद जो पैसे आते हैं उसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, कुछ परचेज करते हैं। उससे क्या होता है, देश के अंदर जो पैसा जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट कमाती है, उसमें जीएसटी वगैरह लगता है, उससे फ़ायदा होता है। उसी के बारे में ये बता रहा है आपको। ये बेसिकली एक इकोनॉमिकल चीज़ें हैं। इससे क्या होता है, फैमिली की जो एक स्थिति होती है वो पता चलती है कि कितनी है। ये इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो काम करते हैं ये वाला निकालने का, ठीक है। अभी जो देश की गवर्नमेंट है उसने यही कर दिया है, यानी कि जो जितना कमाता है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, हम किसी व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं रही है अब इम्पोर्टेंट रहे कि व्यक्ति कितना खर्च करता है, ठीक है। यानी कि गरीबी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, गरीबी को
को जो मापने का जो तरीका है वो बदल दिया है, ठीक है। अब क्या हो गया है कि जो शहर है उसमें अगर आप 47 रुपये खर्च कर देते हो ना एक दिन में, तो आप गरीब नहीं हो, ठीक है। और अगर आप गांव में रहते हो, शहर का मैंने बता दिया ये शहर का है, 47 रुपये अगर आप शहर में ख़त्म खर्च कर कर पाते हो तो आप गरीब नहीं हो। और गांव में थोड़ा उससे भी कम हो गया है, अगर आप 33 रुपीज़ खर्च कर देते हो तो आप गरीब नहीं हो, ठीक है। तो यानी कि एक दिन का है। आटा जो अब देखते हो आप, आटे की जो बोरी आती है 10 किलो की, वो भी शायद 400 रुपये की आती है ना, 400 साढ़े 400 रुपये की आती है। तो आप उसी हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो क्या कंडीशन है। गरीबी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन जो गरीबी को मापने का तरीका है वो बदल दिया है। कितना आप खर्च करते हो अब उससे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट में दिया गया था, ठीक है। सरकार ने ये काम किया है। उसके बाद सामाजिक प्रौद्योगिकी सहयोग और विवाद। बेसिकली देखो, ये सामाजिक प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है। प्रौद्योगिकी मतलब हमें पता होता है, यानी कि प्रोडक्शन, यानी कि जितना हम बनाते हैं। सामाजिक प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, इन दोनों को जोड़ दो साथ में। अब देखो अक्सर क्या होता है कि जो फैमिली में जैसे कृषि करते हैं गांव में, कृषि में क्या होता है, जो पुरुष है वो तो चलो ठीक है, काम कर रहा है खेतों में, ठीक है, फसल उगाता है, वो प्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ में जो महिलाएं होती है वो भी उसका सहयोग करती है ना, साथ साथ में सर्विसेज देती है उसको, कि घर से खाना लेके आना, टिफिन में बांध के उनको खिलाना, पानी देना। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो महिलाएं ही करती है, ठीक है। तो वो भी तो एक प्रौद्योगिकी है, वो भी तो एक प्रोडक्शन कर रहे हैं, जीडीपी में हेल्प कर रहे हैं चीज़ों को करने में, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के, एक तरीके का मैनेजमेंट है कि भाई खाना खिलाने का काम महिला करेंगी, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि महिला करती हैं। बाकी जो खेत का अंदर के जो काम है, सींच सिंचाई करना वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम है वो पुरुष करता है। बाकी जो बहुत सारे काम है महिलाएं भी करती है, तो इसमें दोनों का सहयोग होता है, ठीक है। इसी को हम सामाजिक प्रौद्योगिकी कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मिला जुला के ये जो आंसर है इसका निकल के आ रहा है। इसके अंदर जो मैंने बॉक्स में ये हाईलाइट किया हुआ है, ये आपको यही बताएगा इसके अंदर। उसके बाद विशेष रूप से घर के सदस्य दो भिन्न प्रकार की समस्याओं का एक साथ सामना करते हैं। एक समस्या सहयोग वाली है और दूसरी समस्या विवाद, यानी कि घर के सदस्य के बीच जो कुल उत्पादों को आवंटन करने का जो होता है उसको है। ये बेसिकली क्या होता है, घर में दो समस्याओं से क्या मतलब है। ये देखो, एक फादर है, उनके पास ज़मीन है लगभग इतनी, ठीक है, मतलब एक एग्जांपल के लिए मान लो कि एक एकड़ ज़मीन है। अब दोनों जो है, दो भाई हैं, वो आपस में काम कर रहे हैं इस खेत में, ठीक है। दोनों काम करते हैं, दोनों काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब फसल उग गई, ठीक है, अब सब कुछ हो गया, वहाँ पे कट गई, और वो बेचने के लिए सेल हो गई, पैसा आ गया उनके पास। अब क्या हो गया, आवंटन में वहाँ पे समस्या आएगी। वो बोलेगा कि भाई मैंने तो आधे से ज़्यादा जो है सिंचाई की थी, मैंने ज़्यादा मेहनत किया, तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। तो ये यहाँ पे समस्या भी आती है, ठीक है। अगर एक ही फैमिली में दो ज़मीनें हैं तो उसमें दिक्कतें आती हैं। कौन क्या करता है और कौन क्या निर्णय लेता है, इससे संबंधित प्रबंधकों को सहयोग और विवाद की संयोजित समस्या के उत्तरों के रूप में देखा जा सकता है। श्रम का लैंगिक विभाजन सामाजिक प्रबंध का एक भाग है। प्रौद्योगिकी उत्पादन के विस्तृत दृष्टिकोण के संदर्भ में सामाजिक प्रबंधकों को देखने के लिए दूरगामी प्रभाव होते हैं। बेसिकली जो मैनेजमेंट होता है उसको देखने की बात कर रहे हैं, कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि ये बता रहा है कि पहला क्या होता है, विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक घटनाएं माने जाने वाले उत्पादनशील पक्षों की जांच की आवश्यकता की ओर से इशारा करता है। वास्तव में श्रमिकों द्वारा दिए गए योगदान और गतिविधियों में व्यक्त हुए जो प्रत्येक रूप से संकीर्ण रूप में परिभाषित उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था महिलाओं का, कि जो महिलाएं हैं वो बेसिकली इनडायरेक्टली काम करती हैं उस खेत के अंदर, लेकिन उनका भी वहाँ पे योगदान होता है पूरा पूरा। तो वो ठीक है, ये सांस्कृतिक घटनाएं आपको ये देखने को मिलती है, मैनेजमेंट का तरीका होता है। दूसरा होता है, ये सामान्य रूप से सामाजिक प्रबंधकों के असमान ढांचे की स्थिरता और जीवन विशिष्ट रूप से अत्यधिक असमान लैंगिक विभाजन पर प्रकाश डालता है। तो ये जो विभाजन होता है महिलाओं के साथ, कि भाई जो पैसा आता है वो महिलाओं को नहीं मिलता, ठीक है, वो दोनों पुरुष आपस में बांट लेते हैं। और उनमें भी विवाद विवाद जो है भेद होता है पैसों को लेकर, कि भाई तू इतना कैसे ले रहा है, मेरे को भी दे। इस तरीके से जो होता है फैमिली में, भाई भाई के बीच में ये रहता ही है हर में। उसके बाद तीसरा होता है सामान्य उत्पादनशील प्रबंधकों के संदर्भ में भुगतान किए गए कार्य और बिना भुगतान के कार्य के बीच अंतर, यानी कि जो
भुगतान किया है उसके और जो भुगतान नहीं किया है उसके बीच में जो अंतर है चीज़ों को लेके, यानी कि महिलाओं को हमने भुगतान नहीं किया है, पुरुषों को भुगतान किया है, जबकि महिलाओं को भी उसमें योगदान था, है ना, उस काम के अंदर। घर के बाहर और भीतर लैंगिक विभाजन के विशिष्ट ढांचे होते हैं, यानी कि घर में और बाहर अलग अलग जो है उनकी एक सामाजिक सोच होती है लोगों को लेके, है ना, या लोगों के अंदर उनको लेके सामाजिक सोच होती है, उसी के बारे में ये बता रहा है। बाकी चैप्टर के अंदर और ख़त्म हो गया है वैसे भी, और कुछ बचेगा भी क्या, मैंने एटलीस्ट सब कुछ पढ़ा दिया है। पर टेंशन नहीं लेनी है आपको, इतना भी डायरेक्ट सवाल नहीं बन सकता यहाँ से, इनडायरेक्टली बन सकता है। वैसे आपको बस एक नॉलेज के लिए मैंने आपको पढ़ाया था, वो भी इतनी बड़ी वीडियो हो गई, पता नहीं क्यों मेरी वीडियो इतनी लंबी हो जा रही है आजकल। पर अगर आपको अच्छी लगी, आप लास्ट तक आए हो, तो आप मुझे डेफिनेटली, आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी तभी आपने देखी है, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ना, अच्छा लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।